सो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पार्ट 1 में देखा था, रेखाओं के बारे में पढ़ा था, दो चर वाले रेखा समीकरण के बारे में पढ़ा था, उनके हल जाने थे, संपाती रेखा, प्रतिच्छेदी रेखाएं और जो क्या थी समांतर रेखा, उनके बारे में जाना था, किस प्रकार होती है, कैसी होती है। आज जो हम इस वीडियो में जानेंगे वो जानेंगे रेखाओं के हल ज्ञात करना है कि रेखाओं के हल कैसे ज्ञात करते हैं। रेखाओं के हल ज्ञात करने के तीन तरीके हैं, तीन विधियां हैं, तरीके कहें तो तीन विधियां। विधियां कौन कौन सी है? पहली विधि जो हमारी है वो है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी हमारी विधि है विलोपन विधि और तीसरी जो है वो है वज्र गुणन विधि। तो इन तीनों विधियों को हम जानेंगे कि इन विधियों से किस प्रकार रेखाओं के दो रेखाओं के हल निकालते हैं। अब हमने पहला क्या किया था, पहले हमने आलेखी विधि से हल निकाला था, अब जानेंगे इन विधियों से कैसे हल निकालते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि लिखा है रेखाओं के हल ज्ञात करना, पहला जो सवाल है हमारे पास वो है, हम इसके हल निकालेंगे तीनों विधि से। आप किसी भी विधि का इस्तेमाल करके जो है आंसर निकाल सकते हैं, किसी भी विधि से निकालिए दोनों दो समीकरणों का हल, वो आएगा सेम ही, बस विधियां चेंज होती हैं। तो आपकी जो इच्छा आप उस विधि से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर सवाल में लिखा है कि वज्र गुणन से निकालिए तो वज्र गुणन से ही निकालना पड़ेगा, प्रतिस्थापन से निकालिए तो प्रतिस्थापन से ही निकालना पड़ेगा हल, अगर लिखा प्रतिलोम विधि तो प्रतिलोम विधि से ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सवाल के पहला x + 2y = 3 और 3x + y = 4, इसको हम सॉल्व करते हैं तीनों विधियों से। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को, पूरा देखिएगा। तो पहला जो हमारा है वो है, हम करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम क्या करते हैं, इन दोनों रेखाओं का हल निकालते हैं। इसको मान लेते हैं एक है समीकरण 1, इसको मान लेते हैं क्या समीकरण 2। तो हम समीकरण 1 को करते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, इसी प्रकार आप हल निकालिएगा अगर पेपर में करें तो। समीकरण 1 से क्या करेंगे, लिखेंगे उसे समीकरण 1 से x + 2y = 3। तो यहाँ क्या करेंगे, आपकी इच्छा है अब कि या तो आप x को y के पदों में लिख लीजिए, कैसे करते मैंने आपको बता चुका हूँ पार्ट 1 में, या फिर y को आप x के पदों में कर लीजिए। तो यहाँ सिंपल दिख रहा है कि हम x को y के पदों में लिखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो x = क्या आ जाएगा, 3 - 2y। x का मान निकालिए y के पदों में, पहला स्टेप तो ये रहेगा, और इसको मान लेंगे एक है समीकरण 3। अब नेक्स्ट जो स्टेप हमारा वो ये रहेगा कि जो भी x का मान हमने निकाला है उसको हम रखेंगे समीकरण 3 का मान, यानी कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर। तो 2 में रखेंगे तो क्या होगा भाई, देखो x का जो भी मान है हम रख देंगे उसमें। दूसरी समीकरण क्या थी, 3x + y = 4। तो x की जगह क्या रखना है, 3 और 3 - 2y, यहाँ ब्रैकेट आ जाएगा क्योंकि x के साथ कोई मल्टीप्लाई में, तो ब्रैकेट लगाएंगे = 4। यहाँ क्या होगा, अब 3 × 3 हो जाएगा 9, 3 × 2 हो जाएगा 6y और प्लस y = 4। यहाँ से क्या होगा, अब 9 और 6y माइनस के प्लस के y, तो कितना अच्छा माइनस के 5y = 4। यहाँ से क्या होगा, 5y = 4 और ये प्लस के 9 उधर जाके हो जाएंगे माइनस के 9 और यहाँ माइनस का 5y है हमारे पास। तो यहाँ क्या बचा, माइनस के 5y = -5। उसके बाद क्या होगा, y माइनस से जो माइनस है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या केवल y = 5/5। 5 से क्या 5 1 बार, तो y का मान कितना निकला, 1। तो पहला तो हमारा मान निकला है, ये हमारी क्या प्रतिस्थापन विधि से हमने y का मान निकाल लिया। अब y का मान जो भी निकला है उस y के मान को हम क्या करेंगे, दोबारा समीकरण 3 में रख देंगे, तो क्या हमारा x का मान भी निकल आएगा और हमारा इस समीकरण के हल निकल आएगा। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा जैसा कि अभी हमने इस सवाल को हल करा, तो हमारे पास y का मान जो 1 आया था, और जो हमारी जो इक्वेशन बनी थी वो थी समीकरण 3 जो बनी थी, समीकरण 3 बनी थी हमारे पास x = था 3 - 2y, 3 - 2y था। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ अगले स्टेप में कि y का जो मान है, y का मान उसे रखेंगे, y का मान समीकरण y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो y का मान जब हम समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या होगा, x = हो जाएगा 3 - 2 × 1, y की जगह 1 है तो x = आ गया 3 - 2, तो x = आ गया 1। तो यहाँ जो हल निकला इन दोनों समीकरणों का प्रतिस्थापन विधि के द्वारा वो क्या निकला है, 1, 1।
अब यही हल आएगा तीनों विधियों से, चाहे आप उसे प्रतिस्थापन विधि से निकाल लें, चाहे आप उसे प्रतिलोम विधि से निकाल लें, या फिर आप उसे वज्र गुणन विधि से निकाल लें। तो उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आया होगा, तो आप जल्दी से अब इसे नोट कर लीजिए। तो आपके अभी जो विधि कराई थी प्रतिस्थापन विधि, वो आपके समझ में आ गई होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट विधि हमारी वो है प्रतिलोम विधि। तो हम प्रतिलोम विधि से अब इसी समीकरण को, इन्हीं दोनों समीकरणों का हल निकालेंगे। तो आप देखिएगा कि जो हल हमने प्रतिस्थापन विधि से निकाला था वही हल प्रतिलोम विधि से भी आएगा। ठीक है, तो हम प्रतिलोम विधि करते हैं। तो प्रतिलोम विधि द्वारा, प्रतिलोम विधि द्वारा, अब प्रतिलोम विधि द्वारा कैसे करते हैं? सबसे पहला काम क्या मानते हैं, ये क्या माना है इसको समीकरण 1, इसको माना है समीकरण 2 है। अब मान लिया हमने समीकरण 1 और 2, तो अब क्या करेंगे, इनको लिखेंगे हम। यहाँ लिखेंगे प्रतिलोम विधि द्वारा, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से कैसे लिखेंगे? x, समीकरण 1 क्या हमारे पास, समीकरण 1 है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3, x के नीचे x का पद और दूसरी लिखेंगे 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 4 और y के नीचे y का पद। अब जो हमारा नेक्स्ट जो काम होता है प्रतिलोम विधि से सॉल्व करने के लिए, हम देखते हैं हमें काटना होता है किसी एक पद को, या तो x वाले पद को बराबर करके काट दीजिए या y वाले पद को बराबर करके काट दीजिए। आपको गुणा करके बराबर करना होता है। गुणा करके कैसे बराबर करते हैं कि हम किसी एक पद को बराबर बनाएंगे। जैसे मान लीजिए x है, यहाँ 3x है, तो हम क्या करेंगे, अगर इस समीकरण में पूरी में मैं 3 से गुणा कर दूं तो क्या होगा, 3 से गुणा करने के बाद क्या होगा, 3x, ये 6y और 3, इन सब से हमें कोई मतलब नहीं, हमें केवल 3x बनाना है। तो 3x करेंगे। यहाँ 3x करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे, जो करा है उसको लिखना पड़ेगा। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, तो 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, नेक्स्ट जो हमारी इक्वेशन बनेगी नई, वो आएंगी 3x 3 इंटू 2 प्लस 6y इज इक्वल टू 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, और नीचे क्या है 3x प्लस y इज इक्वल टू 4। ठीक है, आप देखिए आपको क्लियरली दिख रहा है कि एक पद जो है बराबर हो गया 3x और 3x। अब उसके बाद अब करते कब है ये बात, और काफी बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि कब इन दोनों इक्वेशन को हम जोड़ें और कब घटाएं। ठीक है, तो अब घटाते कब है जोड़ते कब है ये समझ लीजिएगा। जब यहाँ जिस पद को हम काटना चाहते हैं, जिस पद को हमने बराबर किया है, यदि उसके चिन्ह उन दोनों इक्वेशन में पहले से ही समान है तो हम नीचे साइन चेंज करते हैं। जैसे कि पहले से ही समान क्या है, जैसे कि ये भी प्लस का है 3x, इसी को काटना है हमें, और ये भी प्लस का है 3x, क्योंकि आगे क्या कोई साइन नहीं तो प्लस का है, तो 3x भी प्लस का है और ये वाला 3x भी प्लस का है। तो अगर इन दोनों के साइन पहले से, कटने वाले पद के साइन पहले से, दोबारा बोल रहा हूँ, कटने वाले पद के साइन अगर पहले से ही सेम है तो हम नीचे उनके साइन चेंज करेंगे रिजल्टेंट में। अगर कटने वाले पद के साइन पहले से ही अपोजिट है, जैसे मान लीजिए अगर ये प्लस का होता है, ये पहले से ही माइनस का होता, तो हम क्या करते, नीचे साइन चेंज नहीं करते। तो हम क्या, पहले से ही सेम है दोनों के कटने वाले पदों के, तो साइन चेंज करना पड़ेगा। तो करेंगे कैसे, तो प्लस का है ये वाला 3x, तो इसको माइनस का कर देंगे, ये प्लस का है तो इसको भी माइनस का कर देंगे, ये प्लस का है तो इसको भी माइनस का कर देंगे। अब क्या होगा, एक प्लस का 3x और एक माइनस का 3x। अब जो नीचे माइनस लिखा है वो इसका साइन बन जाएगा, तो प्लस का 3x और माइनस का 3x कट गया, 6y प्लस के और ये माइनस के y हो गए, तो 6y में से y गए तो कितने बचे 5y, और 9 में से माइनस के 4 गए तो कितने बचे 5, तो y का मान कितना आ गया 5/5, y का मान आ गया 1, तो y इक्वल्स टू आ गया 1 हमारे पास। अब जो भी y का मान निकला है, अब उस y के मान को क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में आप रख दो, या तो 1 में रख दो या 2 में रख दो, या फिर जो नई इक्वेशन बनी है समीकरण 3 और समीकरण 4 इनमें रख दो। आंसर सभी कंडीशन में सेम ही आएगा। ठीक है, y का मान किसी में रख दो, 1 में 2 में 3 में, आप किस में रखना चाहेंगे वो आपकी इच्छा है, मैं 2 में रख के निकालता हूँ। 2 में रखते हैं y का मान, तो यहाँ लिखेंगे जो करना है वो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या होगा 3xy प्लस y इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास समीकरण 2 है, तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से क्या हो गया, अब
3x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4 माइनस 1, तो 3x इज इक्वल्स टू क्या आ गया 3x इज इक्वल्स टू क्या आ गया 3/3 और ये कितना आ गया x इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से जो y का मान निकल के आया, y का मान क्या आया हमारे पास 1 आया, सॉरी x का मान जो निकल के आया वो आया हमारे पास 1। तो आपके समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सही है। यहाँ तक हमने क्या किया x और y का मान निकाल लिया, तो इसका हल क्या निकल के आया हमारे पास, हल निकल आया हमारे पास आंसर, हल आया है 1,1। यही क्या होगा इसका, इन दोनों रेखाओं का हल होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। कौन सी विधि थी, प्रतिलोम विधि। तो इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। तो एक बात और बता दूं, उसके बाद नोट कीजिएगा कि जैसे मान लीजिए लिखा है, अगर दे रखा हो 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 9, और अगर नीचे लिखा है यहाँ माइनस के 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ क्या है, जो कटने वाला पद है वो है 3x और 3x, क्योंकि सेम है वो दोनों। अब यहाँ पहले से ही प्लस का और ये पहले से ही माइनस का, तो अपोजिट साइन पहले ही है, तो यहाँ हम साइन चेंज नहीं करेंगे नीचे, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, साइन चेंज कब नहीं करते, जब पद सेम हो। तो यहाँ साइन चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। साइन चेंज नहीं करेंगे कब, जब कटने वाला पद के चिन्ह अलग अलग हो पहले से, ठीक है। तो यहाँ इतना आपके समझ में आ गया होगा। इसको हम काट देंगे तो आगे हम फिर सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए। तो जैसा कि अभी हमने इसी सवाल को दो विधियों के द्वारा सॉल्व किया, एक तो प्रतिस्थापन, एक प्रतिलोम। दोनों ही विधियों से जो हल निकले इन दो समीकरणों का, वो निकल के आया था 1,1। तो अब जो लास्ट विधि और इंपॉर्टेंट विधि बची हमारे पास, वो है वज्र गुणन विधि। अब वज्र गुणन विधि द्वारा हम कैसे सॉल्व करते हैं, हल कैसे निकालते हैं दो समीकरण का, तो उसे हम देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको वज्र गुणन विधि के रूप में बदलते हैं। कैसे बदलते हैं कि जो x प्लस 2y है, अगर इज इक्वल्स टू के उस साइड जो कांस्टेंट टर्म कोई है तो उसको लेके आएंगे इस तरफ, तो उधर इज इक्वल टू का प्लस का 3 है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस का 3 बराबर 0। और इसको भी बदल देंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस के 4 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले रेखाओं को इस तरीके से लिखेंगे, समीकरण बनाएंगे, ठीक है। तो समीकरण बना लिया हमने, तो उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद इसको मान लेते समीकरण 1, इसको मान लेते समीकरण 2। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, हल कैसे करते हैं आप समझिएगा। तरीका थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं। किताब में जो तरीका दे रखा है वो कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं आपको थोड़ा आसान वे में बताता हूँ। तो आसान वे में ऐसे है कि आप लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y, और यहाँ लिखेंगे जो कांस्टेंट है उसके लिए 1। तो यहाँ हम लिखने चालू करते हैं इनके जो गुणज है x और y के। यहाँ जो x का गुणज है पहली क्वेश्चन में वो क्या है 1 है, क्योंकि x के साथ कोई नहीं तो 1 होगा। और दूसरी क्वेश्चन में x के साथ क्या है 3 है, तो यहाँ 3 लिख देंगे। y के साथ क्या है, पहली क्वेश्चन में y के साथ है 2, तो यहाँ 2 लिख देते हैं। y के साथ यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1 लिख देते हैं। और जो तीसरा टर्म है वो क्या हमारे पास कांस्टेंट है, वो माइनस के 3, यहाँ क्या कांस्टेंट माइनस के 4। इतना आपके समझ में आ गया होगा। इतना करने के बाद सबसे पहले इनके क्या गुणज लिख लेंगे। गुणज इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ फिर दोबारा लिखेंगे x, y और 1। अब उसके बाद मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं, यहाँ लगाएंगे अपॉन में, यहाँ लगाएंगे अपॉन में, यहाँ लगाएंगे अपॉन में, और तीनों को रख देंगे बराबर इज इक्वल्स टू लगाकर। अब नीचे कैसे करेंगे देखिए, अगर हमें x के लिए हल निकालने तो x के लिए हल कैसे निकालेंगे, x वालों को हम नहीं छेड़ेंगे, x वालों को छुपा लेंगे और हम मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड से। x के लिए हल निकालने तो यहाँ से मल्टीप्लाई करना चालू करेंगे, हमारा जो उल्टा हाथ पड़ रहा है, उल्टा हाथ लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, x को छुपा लेंगे, इसको नहीं काउंट करेंगे। उल्टे हाथ की तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले से, जो ऊपर वाला है इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो पहले इसका गुणा इसमें करेंगे। तो 2 इंटू 4 कितना आ जाएगा, माइनस के 4 तो माइनस के 8। बीच में लगता है माइनस का साइन, ये फॉर्मूले में, ठीक है। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा x के लिए, फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। 1 का मल्टीप्लाई माइनस 3 में, तो क्या होगा 1 इंटू माइनस 3 आ जाएगा, 1 इंटू माइनस 3 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो y के लिए इसको, x के लिए इसको सॉल्व करेंगे। अब y के लिए कैसे निकालते हैं, तो पहले हम एक को ही निकाल लेते हैं पूरा। x के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, x अपन यहाँ आ जाएगा -8 और माइनस, और यहाँ ब्रैकेट में -3, तो यहाँ हो जाएगा x अपॉन -8 प्लस के 3, माइनस इंटू माइनस प्लस के 3, x अपॉन आ गया माइनस के 5। तो ये आ गया हमारा x का। अब निकालते हैं y के लिए। y के लिए निकालेंगे तो क्या करेगा, y के लिए
x के लिए क्या किया था हमने कि जो उल्टे हाथ की तरफ पड़ रहा था उसको x को छुपा करके उससे पहले मल्टीप्लाई किया था। y के लिए उल्टा है, y के लिए करेंगे हम y वाले को छुपा लेंगे, इसको छुपा लिया। अब करेंगे इसका मल्टीप्लाई इधर से, फिर लगाएंगे बीच में माइनस का साइन, फिर करेंगे इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका गुणा इधर करेंगे। तो -3 इंटू 3 क्या आ जाएगा y के लिए, -3 इंटू 3, यहाँ लिखो -3 इंटू 3, बीच में माइनस का साइन, -3 इंटू 3 और फिर 1 इंटू -4, तो यहाँ लिखेंगे 1 इंटू -4। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अब इसको -3 इंटू 3 आ गया -9 और माइनस, और ये आ गया -4, यहाँ हो जाएगा y अपॉन -9 और प्लस के 4, तो यहाँ से आ गया y का मान जो हमारा वो आ जाएगा y अपॉन -5। ठीक है, इतना आपके समझ में आ गया होगा कि हमने x और y के मान कैसे निकाले हैं। अब इतना करने के बाद हमें 1 के लिए भी सॉल्व करना है, तो 1 के लिए सॉल्व करेंगे। यहाँ जगह तो बची नहीं फिर भी, लेकिन करते हैं। तो 1 के लिए क्या करना पड़ेगा, अब आपके समझ में आ गया। जो हमने x के लिए तरीका इस्तेमाल किया था, यानी कि इस साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x के लिए क्या किया था, पहले इधर से मल्टीप्लाई इधर करते हैं, x को छुपाकर x के लिए इधर से मल्टीप्लाई इधर करेंगे। y के लिए क्या करेंगे, y को छुपाकर इधर से मल्टीप्लाई इधर करेंगे। फिर 1 के लिए क्या करेंगे, सेम x वाला तरीका, 1 को छुपाकर 1 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करा तो आ गया 1। फिर 1 को छुपाकर 2 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे, तो कितना बीच में माइनस का साइन, तो 1 - 6, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1/5। यहाँ भी लिख देते हैं हम 1/5। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपके इतना समझ में आ गया होगा, इतना समझ में आ गया होगा आपके। इसके बाद इसको सॉल्व यहाँ कर लेते हैं। अब बारी बारी क्या करेंगे, हम बारी बारी बराबर रख के देखते हैं। बराबर कैसे रख के देखते हैं, देखिए कि एक बार x का जो आया है मान उसको बराबर रखेंगे इस 1 वाले के, एक बार जो y का मान आया y के लिए इसको बराबर रखेंगे इसके। तो यहाँ क्या करेंगे, x के लिए लिखेंगे और फिर यहाँ x अपॉन -5 बराबर रखेंगे 1 के, तो 1/5 के। तो यहाँ से जो हमें मान मिलेगा x का, वो मिलेगा x इज इक्वल्स टू -1। अब ये माइनस की क्यों आ रहा है, हाँ तो दिक्कत कहाँ आ रही थी, सॉरी गलती हो गई सवाल में, कि यहाँ हमने क्या करा, 6 में से -6 में से 1 गए, तो यहाँ -5 बचेगा, तो यहाँ -5। ठीक है, तो अब सब पूरा सवाल सही हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, हम 5 की जगह लिख देंगे -5, तो यहाँ क्या होगा, -5 से -5 कैंसिल, x का मान 1 आ गया। और दूसरा हम क्या करेंगे, y के लिए। अब y का भी हल निकालना है, तो y के लिए, तो यहाँ लिखेंगे y के लिए भी वही सेम कि जो y का मान निकल के आया है तो उसको लिखेंगे y अपॉन -5, उसको भी बराबर रख देंगे 1 वाले के, तो इसको लिखेंगे 1/-5। तो यहाँ -5 से -5 कट गया, y का मान कितना आ गया 1। तो जो पूरा हल निकला वज्र गुणन विधि के द्वारा वो क्या आया हमारा 1,1। तो उम्मीद करता हूं कि आपके जो वज्र गुणन विधि है वो अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर नहीं समझ में आई तो वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा। तो इस चैप्टर का, जो चैप्टर हमारा तीसरा क्लास 10th का 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन विद सॉल्यूशन मैंने करा दिया है। सॉल्यूशन यानी कि अभी सारे सॉल्यूशन तो नहीं हुए, लेकिन जो भी आपके लिए जरूरतमंद है वो मैंने करा दिया है। अगर आप चाहते हैं कि इसका एक्सरसाइज वाइज मैं सॉल्यूशन कराऊं तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।